हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम लोग का जो टॉपिक है क्लास 10 मैथ का दो चर वाले रेखी समीकरण युग्म। तो इसमें सबसे पहले हमको ये जानना अति आवश्यक है कि ये जो चर चर क्या होता है। चर को जानना तो आवश्यक है ना। जब हम लोग चर को जानेंगे तो अचर तो भी जानना जरूरी है कि अचर क्या होता है। ये चर क्या होता है और अचर क्या होता है। यदि हम लोग बात करें चर के बारे में तो हम लोग जानते हैं जैसे एक्स वाई ए बी सी डी कुछ भी नंबर हो जो फिक्स नहीं होना चाहिए, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होना चाहिए, वह चर कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में आप लोग देख ही चुके हैं, है ना। जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है वो हमारा चर कहलाता है। अगर बात करें अचर क्या होता है, अचर जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे हम लोग देखिए एक हो गया, -1/2 हो गया, 100 हो गया, 3 हो गया, तो इसकी वैल्यू फिक्स है। अगर बात करें यहाँ पे 1 है तो हमेशा 1 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें यक्स है तो यक्स की वैल्यू हमारी कुछ भी आ सकती है। इसकी वैल्यू फिक्स है नहीं ना। यहाँ पे यक्स की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, इसलिए यहाँ ये क्या होता है, चर होता है। मतलब इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। अचर क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, 1 है तो हमेशा 1 ही रहेगा। अगर अब बात करें चर और अचर तो हम लोग जान गए। बात करें रेखिक का कि रेखिक जो होता है यह होता क्या है। ये जो रेखिक होता है, रेखिक का मतलब ही क्या होता है, क्या जिसकी घात जो होना चाहिए, जो पावर होता है, जो घात होता है, वह क्या होता है, 1 होता है। मतलब जिसके घात 1 होता है वह रेखिक होता है। अगर बात करें युग्म, युग्म युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। ठीक है। अब हम लोग का जो टॉपिक है वह दो चर है। कितने होना चाहिए, दो चर। अब दो चर की बात करें तो दो चर इसमें कुछ भी आ जाए, एक्स वाई आ जाए, इसके साथ कुछ भी आ जाना चाहिए। एक चर हो गया, दो चर हो गया, तो यहाँ पे कुछ भी आ जाए लेकिन दो चर हमेशा साथ में आना चाहिए। अगर बात करें ए बी आ जाए, एक्स ए आ जाए, वाई भी आ जाए, इससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे दो है तो ये दो चर कहलाएगा, यहाँ पे दो है तो यही दो चर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखिए कि कोई समीकरण कैसे बन सकता है। तो देखिए 2x + y, तो इसके जो चर है इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, तो हम बोल सकते हैं यह रेखिक होगा। क्या होगा, यह रेखिक होगा। और ये देखिए जो दो ठो चर भी है तो ये रेखिक समीकरण हो जाएगा। और एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं 3t - y = 2। तो यहाँ पे देखिए t के पावर भी 1 है, y के पावर भी 1 ही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये तो रेखिक होगा, जिसके घात 1 होना चाहिए ना। अगर जिसके घात 1 है तो वह रेखिक होगा। और दो ठो चर भी है तो इसको बोल सकते हैं चर वाले रेखिक समीकरण। तो ऐसे ही अगर बात करें इसके आगे की तो होता क्या है। जैसे हम लोग कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल है, जैसे 2x + 3y = 5। यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल ले लिए। एग्जाम्पल लेने के बाद हम लोग देखते हैं यदि x बराबर 1 रखते हैं, यहाँ पे y बराबर भी 1 ही रख देते हैं। तो रखेंगे तो 1 हो गया, +3 1 हो गया बराबर 5। तो 2 + 3 = 5, मतलब 5 बराबर 5। तो हम लोग कह सकते हैं कि LHS जो है वह RHS के बराबर है। जब LHS RHS के बराबर होगा तो हमको यह पता हो गया कि x बराबर 1 और y बराबर 1। क्या होगा, x बराबर 1 y बराबर 1, 2x + 3y = 5 का क्या है, एक हल है। 5 का क्या, एक हल है ना। x बराबर 1 y बराबर 1, मतलब दोनों बराबर हो गया तो हम बोल सकते हैं इस बिंदु पर इसका क्या, एक हल है। ऐसे ही अगर हम लोग देखें, अगर ऐसे ही अगर x बराबर इसी में 1 रख दे और y बराबर क्या रख दे, c में रख दे। x बराबर 1 रख दे, y बराबर क्या रख दे, c में रख दे। तो इसमें रखिए 2 × 1 हो जाएगा, +3 × 7 बराबर 5 था, तो 2 हो जाएगा 23। ये क्या दोनों इक्वल है, मतलब इक्वल नहीं है। इक्वल है ना, नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि LHS
नॉट इक्वल RHS के, इक्वल नहीं है। तो इससे पता चलता है कि x बराबर 1 और y बराबर 7, x बराबर 1 y बराबर 7 समीकरण का हल नहीं है। समीकरण का हल नहीं। इसके आगे बात करें कि रेखा, जो रेखाएं होगी वह क्या होगी, तो हम लोग क्लास 9th में ये पढ़ चुके थे कि किसी भी तल से यदि दो रेखाएं जाती है तो उसमें से केवल कुछ न कुछ संभावना होगी, कुछ न कुछ संभावना होगी ना। तो क्या संभावना हो सकती है, जो जो संभावना कुछ न कुछ क्या हो सकती है, अगर बात करें संभावना की, तो पहली संभावना क्या हो सकती है कि दोनों रेखाएं एक ही बिंदु को प्रतिच्छेद करती हो। ये संभावना क्या हो सकती है कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये संभावना हो सकती है। अब दोनों रेखा एक बिंदु प्रतिच्छेद कर सकती है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, जैसे एक रेखा ऐसे जा रही है तो एक रेखा ऐसे जा रही है, तो ये रेखा क्या कर रही है, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है ना, ये रेखा क्या कर रही है, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो यही है। और दूसरी संभावना क्या हो सकती है, दूसरी संभावना हो सकती है कि क्या, कि जो दोनों रेखाएं हैं, क्या है, जो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अरे एक को प्रतिच्छेद कर सकती है या तो प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं, अर्थात ये क्या हो सकता है, समांतर हो सकता है। जब प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो क्या हो सकता है, समांतर है। क्या यह समांतर है, तो समांतर होने का क्या होता है, बात करें ऐसे लाइन जाती है। और तीसरी संभावना क्या हो सकती है, तीसरी संभावना हो सकती है कि दोनों रेखाएं क्या हो सकती है, दोनों रेखाएं क्या हो सकती है, समपाती, दोनों रेखाएं क्या हो सकती है, समपाती। अब आप लोग कहोगे समपाती होता क्या है, समपाती यह होता है जैसे कोई लाइन अगर ऐसे जा रही है, ये तो अगर बात करें पहला समीकरण का हो गया, तो इसी पर दूसरा वाला भी चला जाए। अगर अगर बात करें, यह पहला अगर समीकरण हमारा है, ठीक है, तो इसी लाइन पर, एक ही पर, इस पर ये क्या होना चाहिए, दूसरा समीकरण भी चला जाए। ये यही हमारा क्या होता है, संपाती होता है। संपाती का मतलब ही क्या होता है, एक लाइन दूसरी लाइन को क्या करना, ढक लेना, ढक लेना। एक लाइन दूसरी लाइन, जैसे एक लाइन ऐसी है तो एक लाइन उस पर क्या करिए, ढक लेती है, तो यही हमारा क्या होती है, संपाती होती है। मतलब यही जो हमारा समीकरण है, ये तीन संभावना हो सकती है। हम क्लास 9 में अभी हम लोग जो व्यापक समीकरण लिए थे, ax1 प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यदि इसी पर हम लोग एक एग्जाम्पल देखिए कैसा हमारा समीकरण बनता है कैसा नहीं। जैसे देखिए 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, एक तो यह हो गया, और 9x माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0। ये मेरा क्या है, एक व्यापक समीकरण के अनुसार दो चर वाले रेखिक समीकरण है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे y बराबर 5x और 7x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0। दो चर वाले रेखिक समीकरण क्या है, व्यापक है ना, व्यापक समीकरण के अनुसार ये बैठ रहा है ना। दो चर वाले रेखिक समीकरण क्या है, युग्म है। युग्म भी है, मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है ना। तो जोड़ा तो हम बता ही थे कि जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा होता है। यदि हम लोग ज्यामिति दृष्टि से देखें, हम लोग यदि ज्यामिति दृष्टि से देखें, जो बिंदु मेरा 1 था, वह जो समीकरण, क्या चीज, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 पर एक हल था ना। जब एक इस पे एक हल था तो हम बोल सकते हैं कि निरूपित इसके द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है, इसके द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है। मतलब इसका जो हल है 1 1 जो पॉइंट मिला हुआ, तो क्या इसकी रेखा पर यह बिंदु स्थित है ना। लेकिन वही जो मेरा बिंदु दूसरा हम लोग रखे थे 1 और 7, मतलब इसमें रखे थे ना x बराबर 1 और y बराबर 7, तो ये दोनों इक्वल था, मतलब LHS और नॉट इक्वल
RHS था, दोनों इक्वल नहीं ना था। तो इसके द्वारा हम बोल सकते हैं जब यह इक्वल नहीं था तो यह बिंदु जो एक साथ होगा, जो एक साथ है, वह समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 का क्या इसके द्वारा जो निरूपित, इसके द्वारा क्या जो निरूपित रेखा होगा, इसके द्वारा जो निरूपित रेखा होगा, रेखा पर क्या स्थित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इक्वल क्या था? इक्वल नहीं था। इक्वल था? नहीं था। तो इसको देखकर हम बोल सकते हैं क्या कि अगर कोई भी दो चर वाला होगा, दो चर वाला रेखिक समीकरण होगा, दो चर वाला जो रेखिक समीकरण होगा जिसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यदि दो चर वाला कोई भी रेखिक समीकरण होगा का प्रत्येक क्या चीज का प्रत्येक हल, जितना भी होगा इसका प्रत्येक हल एक्स वाई इस समीकरण क्या करेगा? इस समीकरण को निरूपित करता है। इस समीकरण को निरूपित करता है। इस समीकरण को अभी हम लोग ऊपर देख के सिद्ध भी कर चुके हैं कि जो बराबर आ रहा था LHS RHS वह उस समीकरण को निरूपित कर रहा था, मतलब उस पर कहीं ना कहीं स्थित होगा ही। लेकिन जो बराबर नहीं आ रहा है क्या वह समीकरण पर स्थित होगा? नहीं ना, तो नहीं होगा। तो इसके आगे अगर हम लोग इसका दो चर वाले रेखिक का जो दो चर वाला है, जो दो चर वाला रेखिक, बात करें दो चर वाला रेखिक समीकरण, दो चर वाला रेखिक समीकरण, इसका व्यापक रूप देखें कि क्या देखें? इसका व्यापक रूप। तो इसका व्यापक रूप क्या हो सकता है? जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये तो पहला हो गया। इस क्या हो गया? हमको युग्म चाहिए, हमको जोड़ा चाहिए। तो यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो ठो चर वाला रेखिक समीकरण क्या है? यह क्या है? युग्म है। ये क्या है? युग्म, मतलब ये क्या है? जोड़ा है। तो ऐसे ही यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 एंड c2 ये क्या है? एक वास्तविक संख्या होगा। क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। ये क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। लेकिन जो एक्स वाई है, हमको पता है एक्स वाई क्या है? चर वैल्यू है। अच्छा, दो पता है ना, दो क्या है? चर वैल्यू। लेकिन यहाँ पर इसके साथ साथ यदि हम लोग देखें तो जो a1 स्क्वायर प्लस b1 के स्क्वायर इसके नॉट इक्वल 0 के बराबर होना चाहिए। इसी तरह a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर ये नॉट इक्वल 0 क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब इसको हम लोग एक्साइज पर आने से पहले एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें लिखा है रोमिला के स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल था 3 रबड़ खरीदी। आप लोग बताइए कि वह उसके पास सिर्फ 9 रुपए ही है और 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी, लेकिन मतलब पेंसिल कितने का है, रबड़ कितने का है, इसकी प्राइस फिक्स है? नहीं फिक्स है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक पेंसिल जो है, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना? x रुपए। और रबड़ खरीदी थी तो एक रबड़ का मूल्य y रुपए ले लेते, क्योंकि हम लोग को फिक्स नहीं पता है कि वह पेंसिल में कितने में खरीदी थी, रबड़ कितने खरीदी थी। तो ऐसे ही अगर हम लोग देखें प्रथम प्रश्नानुसार, यदि हम लोग देखें प्रथम प्रश्नानुसार तो एक पेंसिल वह नहीं ली थी, एक पेंसिल का मूल्य इतना है, लेकिन वह 2 पेंसिल खरीदी थी। कितनी पेंसिल खरीदी थी? तो 2 पेंसिल का मूल्य, 2 पेंसिल का मूल्य, तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 2x रुपए हो जाएगा। ऐसे ही 3 रबड़ खरीदी हुई थी तो 3 रबड़ का मूल्य कितना हो जाएगा? 3y रुपए हो जाएगा। लेकिन 2 पेंसिल 3 रबड़ उसको खरीदने में, उसको दोनों खरीदी थी ना, इस दोनों खरीदने में उसको पूरा टोटल 9 रुपए खर्च हुआ था। यह समीकरण हमारा फर्स्ट हो गया। यह समीकरण हमारा फर्स्ट हो गया। ऐसे ही जब उसको पता चला उसके सहेली को,
तो उसकी सहेली गई कि मैं भी पेंसिल और रबड़ खरीदेंगे, तो वो 18 रुपये लेकर गई और 18 रुपये में 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। मतलब वह जो उसकी सहेली थी, उसकी सहेली मतलब उसकी जो फ्रेंड थी वह 18 रुपये लेके गई। वह 18 रुपये लेकर गई। 18 रुपये ले जाने के बाद वह 4 पेंसिल मतलब 4 पेंसिल, हम लोग जानते हैं 4 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा। जब एक पेंसिल का मूल्य x है तो 4 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और उसने 6 रबड़ खरीदा, तो 6 रबड़ का मूल्य कितना हो जाएगा, 6y रुपये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसने 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदा, पूरा टोटल उसने रुपया कितना दिया था, 18 रुपये। तो 4x प्लस 6y बराबर 18 रुपये दे दी। तो यह समीकरण हमारा सेकेंड हो जाएगा। मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 हमको मिल गया है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया, इसको हमको बीजगणितीय तथा ग्राफी विधि से हल करना है। तो समीकरण 1 हम लोग देखें, समीकरण 1 से 2x प्लस 3y बराबर 9। तो यहाँ पे ऐसा हमको बिंदु लेना है जिसको सॉल्व करने में आसान हो जाए। यदि हम लोग ले लीजिए आप x बराबर क्या ले लें, हम लोग 0 ले लें। यदि x बराबर 0 लिखेंगे यहाँ पे 2 गुणते 0 प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा प्लस 3y बराबर 9। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3y बराबर 9। तो y बराबर इधर गुणा में, इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। y बराबर कितना आ गया, 3। इसका मतलब हमको जो पहला बिंदु मिला है 0,3 मिल गया। ऐसे जैसे यहाँ पे x बराबर 0 लिए थे, वैसे ही y बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, 0 लेंगे। जब y बराबर 0 लेंगे तो 2x, और यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 होगा ही, 0 है ना। जब y बराबर 0 रखेंगे देख लीजिए बराबर 9। तो 2x प्लस 0 हो जाएगा बराबर 9। तो x की वैल्यू क्या देंगे, 9/2। इसको करेंगे तो क्या आएगा, 4.5। मतलब जो दूसरा बिंदु, इस बिंदु को P ले लेते हैं, या बिंदु Q जब लेंगे तो दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा, 4.5, 0 हो जाएगा। जैसे समीकरण 1 को सॉल्व किए हैं वैसे समीकरण 2 को भी सॉल्व करना होगा। तो हम समीकरण 2 से, समीकरण 2 कौन था, क्या था, 4x प्लस 6y बराबर 80। यहाँ भी इसे सॉल्व करेंगे। यदि x बराबर 0 रखेंगे हम लोग तो 4 गुणते 0 प्लस 6y बराबर 18 हो जाएगा। इसका मतलब 6y बराबर 18। y के वैल्यू निकालेंगे तो 18/6 3, मतलब y बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। तो इसका बिंदु हम लोग r ले लेते हैं। तो क्या पहला बिंदु क्या हो गया, 0,3। अब ऐसे ऐसे ही y बराबर हम लोग 0 रखेंगे तो 4x प्लस 6 इंटू 0 बराबर 18 हो जाएगा। मतलब 4x बराबर 18 हो जाएगा। x बराबर 18/4। जब इसको डिवाइड करेंगे, 4 चौका 16, 2 बचेगा, पॉइंट 4 5 20। तो x बराबर क्या आ गया, 4.5 आ गया। x बराबर क्या आ गया, 4.5 आ गया। तो जो मेरा दूसरा बिंदु मिला इसको एस ले लेते हैं। मतलब 4.5 का 0। देखिए एक ही दो बिंदु मिल गया ना, एक। ठीक है फ्रेंड्स, समीकरण 1 से जो कि यह बिंदु मिला हुआ था और यह बिंदु, समीकरण 2 से भी यह बिंदु और ये, मतलब ये दोनों है सेम। तो अगर हम जानते हैं अगर दोनों बिंदु एक ही जैसा है तो क्या हो सकता है, संपाती हो सकता है। क्या हो सकता है, रेखा कौन सी कैसी होगी, संपाती होगी। जब रेखा संपाती होगी तो इसको हम लोग ग्राफ से अगर देखेंगे तो फ्रेंड्स ग्राफ में बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कुछ ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, यह x होता है, इधर y होता है, इधर x का माइनस होता है, इधर y का माइनस होता है। ठीक है, तो पहला बिंदु 0,3 है ना, मतलब 0। अब इसको क्या करते हैं, एक खाना बराबर हम लोग क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। ठीक है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5। इसी तरह इसको भी 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। अब इसमें क्या है कि देखेंगे हम लोग कि इसमें पहले 0,3 मतलब 0 पर x पर 0, y पे क्या है 3। तो y यहाँ, मतलब यह बिंदु जो है 0,3 है। ऐसे ए वाला बिंदु देखिए, क्यों वाला, मतलब एक कौन सा बिंदु है, ए पी वाला है। तो ऐसे देखिए इसमें x पे 4.5, देखिए 4 यहाँ पे है तो इसका आधा यही होगा ना, यही होगा।
तब 4.5 कामा 0, वाई पे 0 ये हो गया। तो इस लाइन को फिर क्या करेंगे, हम तो ऐसे मिला रहे हैं, लेकिन आप लोग स्केल से अच्छे से सीधे सीधे मिलाइएगा, ठीक है। इसको ऐसे मिला लेंगे, ठीक है। यह पी था, यह और यह कौन सा बिंदु था, क्यों था। और इस लाइन का हम लोग नाम लिख देंगे, इस लाइन का कौन क्या था, 2x प्लस 3y बराबर 9। अब ऐसे ही दूसरा वाला समीकरण देखेंगे। सपोज यह तो सेम वही चीज है, पी क्यू आर, यहाँ पे सेम वही है। तो फिर से एक लाइन ऐसे ही थोड़ा से कर देंगे, करने के बाद फिर इस लाइन का फिर से नाम लिख देंगे। कौन सा, क्या लाइन का नाम था, कौन सा ही समीकरण था, 4x प्लस 6y बराबर 18। यदि हमारा अलग अलग आता तो अलग अलग करते, लेकिन एक ही पर आ गया तो उसको हम लोग एक ही पे दर्शा दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक्सरसाइज जो करना है आप लोग हमारे साथ बने रहिए। एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर कराएंगे, और ऐसे ग्राफ विधि से ही बहुत अच्छे से समझाएंगे, और भी ग्राफ पर ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।